नमस्कार दोस्तों, J2 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज जो पशु परिचय बैच की आज अपनी फर्स्ट क्लास होने वाली है, उससे पहले मैं विद्या की देवी माँ शारदे को नमन करता हूँ कि आज मैं जिस हंसी खुशी के साथ में इस क्लास का प्रारंभ कर रहा हूँ, ये जो क्लास प्रारंभ कर रहा हूँ और जो अपने पशु परिचर का जो मैंने अपने आप से जो वादा किया था, वो एकदम हंसी खुशी बहुत ही अच्छे से मेरी अंत तक की ये क्लासें रहे। दोस्तों, मैं ये वीडियो डेली आपके लिए बनाऊंगा। डेली 35 से 40 मिनट या 1 घंटे का भी बन जाएगा, तो डेली आपके लिए वीडियो रहेगा। और ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट का मुकाबला शायद कोई करेगा। ये आपको कंटेंट मिलने के बाद में पता चलेगा। बहुत शानदार कंटेंट रहेगा, बहुत ही अच्छा कंटेंट रहेगा, सीधे आपके दिमाग में उतरेगा। बस आपको करना क्या है, एक अच्छा सा रजिस्टर डालना है। उस रजिस्टर में डेली 10:30 बजे जो अपनी मॉर्निंग में जो क्लासेस लाइव रहेगी, उसमें आपको डेली लिखना है। दोस्तों, मंजिलें उसी का इंतज़ार करती है जो चलने की कोशिश करते हैं। मंजिलें उन्हीं का ही इंतज़ार करती है जो चलने की हिम्मत रखते हैं, चलने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि इतनी शानदार वैकेंसी है जिसे आपको फ़ायदा उठाना चाहिए और 2024 आपके लिए सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपका बिना समय लिए अपनी आज की जो पहली क्लास है उसका शुभारंभ करता हूँ और पुनः माँ शारदे को नमन करता हूँ कि ये मेरे दिन बहुत अच्छे रहे, अंत तक ये अच्छे रहे और मैं जो भी पढ़ाऊँ बच्चों के दिमाग में उतरे और इनमें से ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाए। तो आज अपना मैं स्टार्ट करूँगा दोस्तों राजस्थान की भूगोल से स्टार्ट करूँगा। और राजस्थान की भूगोल में सबसे पहला मैं आज टॉपिक लूँगा राजस्थान का नामकरण, कि राजस्थान का नामकरण कैसे क्या हुआ, इसके बारे में मैं आज डिटेल से चर्चा करूंगा। बहुत ही शानदार चीज़ें बताऊंगा। दोस्तों, मैं आपको एक स्पष्ट क्लियर बात कह देता हूं कि ये वैकेंसी 10वीं लेवल की है। मैं आपको कोई RS लेवल का या कोई ग्रेजुएशन लेवल का नहीं पढ़ूंगा, लेकिन बहुत ही जो चीज़ें पढ़ूंगा वो आपके लिए बहुत ही सफिशियंट है। इतना शानदार कंटेंट मिलेगा कि आपको और कहीं मिलने की जरूरत, आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। तो अपना राजस्थान की भूगोल से स्टार्ट करूंगा। पूरी होने के बाद में मैंने इनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करूंगा। तो पहला आज टॉपिक लेंगे राजस्थान का नामकरण। बहुत ही शानदार एक क्लास रहने वाली है, अच्छे से आपको सुनना है और अपने बुक्स में नोट डाउन करना है। तो राजस्थान का नामकरण से अपन आज टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ये अपनी फर्स्ट क्लास है। राजस्थान का नामकरण। उससे पहले आपको एक और बात बता देता हूं। आज मैं थोड़ा सा आपका समय इसीलिए ले रहा हूं, बाकी हर दिन आपकी क्लास शुरुआत से स्टार्ट हो जाएगी। मैं आज आप पहली क्लास है इसीलिए मैं मेरी भूमिका बना रहा हूं। उसके बाद में मैं आपको एक खास बात बता देता हूं। मैं जो भी पढ़ूंगा आज से वो 7 अगस्त 2023 के बाद के अनुसार पढ़ूंगा। इस आदेश के बाद का पढ़ूंगा। ऐसा कोई कंपटीशन वाला या ऐसा कोई कोचिंग वाला ये बात नहीं बोलता है कि आप कब से पढ़ा रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो। मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, 7 अगस्त 2023 के दिन, इस दिन जो अधिसूचना जारी हुई, क्या अधिसूचना जारी हुई, 50 जिले और 10 संभाग, मैं इसके अकॉर्डिंग पढ़ूंगा। पूरा का पूरा न्यू अपडेट पढ़ाने वाला हूं। कोई बच्चा किसी ने कोई पुरानी चीज़ पढ़ी हुई है और वो कह देगा सर ऐसा वैसा, तो आप थोड़ा सा ध्यान देवे, कंटेंट पे भरोसा कीजिए। मैं 7 अगस्त 2023 की जो अधिसूचना है, 50 जिले और 10 संभाग, इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा मैं पूरा का पूरा। तो आइए आज अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज हालांकि जो भी चीज़ आएगी वो पुराने पैटर्न पर ही रहने वाली है। उसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ी सी कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ कि जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर क्षेत्रफल में बदलाव हो गया होगा। नहीं भाई साहब, अपने जो पहले जो 33 जिले थे
और अब 50 हो गए, है ना। पहले 7 संभाग थे, अब 10 संभाग हो गए। तो भाई साहब मारवाड़ी में कहावत है कि घर्रा बाण घर में खड़कड़ी जा, यानी कि ए बाण है नी ए घर में खड़कड़ी जगा, ए इन्हीं आवाज कभी बाहर तक नहीं की, यानी कि राजस्थान री बात राजस्थान में रही है, राजस्थान की सीमा से कुछ, सीमा के बाहर कुछ नहीं हुआ। यानी कि जो अपना राजस्थान है उस राजस्थान की सीमा के अंदर अंदर जो कुछ हुआ वो राजस्थान के अंदर अंदर ही हुआ। इसका मतलब राजस्थान का जो पहला क्षेत्रफल था वो कि वो अभी भी है, इस क्षेत्रफल में कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ। क्षेत्रफल आप सभी ये सबसे बेसिक पॉइंट है, सबसे बेसिक पॉइंट है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है। 34 22 39.74 वर्ग किलोमीटर। ये बात आपको पता है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 34 22 39.74 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों एक खास बात बताता हूं, ये पॉइंट तो सबको याद है, ये पॉइंट तो सबको याद है, लेकिन यही क्वेश्चन कभी आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, अच्छे से सुन लेना, ऐसा पूछा जा सकता है कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में तो आपको पता है, आप ये बताओ वर्ग मील में कितना है। तो याद रखना दोस्तों 132 140 वर्ग मील। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही गजब की बात है। आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है। आज तक ये क्वेश्चन आया नहीं है, आ सकता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितने वर्ग मील है। 132 140 वर्ग मील है, जो पूरे देश का, ये जो अपना क्षेत्रफल है ये पूरे देश का राजस्थान 10.41% हिस्सा रखता है, जो कि पूरे देश में प्रथम स्थान है। कौन? अपना राजस्थान। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ 1 नवंबर 2000 को, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब से अपना राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर है। 2000 से पहले अपना मध्य प्रदेश हुआ करता था क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, और सन 2000 के बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो अपना राजस्थान है, वो हमारा राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल 34 22 39 वर्ग किलोमीटर, जिसका वर्ग मील में 132 140 वर्ग मील है, जो पूरे देश का कुल क्षेत्रफल का 10.41% है, जिसके हिसाब से पूरे देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो अपना राजस्थान है। आई बात समझ में? ये इतनी सी बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में 7 अगस्त 2023 को जो अधिसूचना जारी हुई उसके अकॉर्डिंग अपने राजस्थान में 50 जिले हैं और 10 संभाग है। 50 जिले और 10 संभाग है। जो नवीनतम संभाग बने बांसवाड़ा है, सीकर है, पाली है, ये नवीनतम संभाग बने थे। मैं हर एक चीज को आपको डिटेल से बताऊंगा, जब संभाग की व्यवस्था पढ़ूंगा तब ये चीज आपको डिटेल से बताने वाला हूं। अभी तक आपको इतनी सी बेसिक चीजें याद रखना है। इसके साथ में एक दो बातें और याद रखना। राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला भाई साहब वो जैसलमेर ही है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर है, जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर है, जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर 38,401 वर्ग किलोमीटर है। और खास बात ये, बहुत ही गजब का पॉइंट बनने वाला है कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? दूधू पी ले बेटा, कहीं पी ले दूधू। जयपुर से अलग हुआ था, जयपुर से अलग हुआ था दूधू। आई बात समझ में? ये राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। इसका दोस्तों अभी तक क्षेत्रफल स्पष्ट क्लियर किताबों में नहीं आया हुआ है, तो मैं भी नहीं बताऊंगा। गलत चीज मेरी बताने की आदत नहीं है। इसका पहले से आ रखा है, इसका अभी तक कोई मतलब जो अपनी ऑफिशियल साइट वगैरह वहां पे इसका क्षेत्रफल वगैरह अभी तक बताया हुआ नहीं है, इसीलिए मैं नहीं बताऊंगा। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, राजस्थान का सबसे छोटा जिला दूधू। आप टाबरिया नहीं खानी, दूधू पी ले बेटा, है कि नहीं? तो छोटा बच्चों है दूधू, छोटो नाम ही देख लो, जैसलमेर इतना बड़ो, दूधू हाय छोटा, दूधू पी ले, है ना? तो याद रखना इतनी सारी चीजें आपको, ये एक बेसिक पॉइंट है। मैंने अभी नामकरण शुरू नहीं करा, मैंने अभी थोड़ी सी भूमिका बनाई है। तो आपको इतने से पॉइंट तो आपको याद रखना है। 100% एक सवाल इसमें से टपकता है हर बार। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई हो तो आप अच्छे से इन चीजों को उतार लीजिए। अब मैं शुरू करता हूं अपना
आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है राजस्थान का नामकरण। दोस्तों खास बात बताता हूँ, जो आज का जो अपना राजस्थान है ये कोई आजकल का नहीं है, ये वैदिक कालों से चला आ रहा है। वैदिक काल माने सबसे जो पुराना वेद है उसका नाम है ऋग्वेद। क्या नाम है दोस्तों? ऋग्वेद। विश्व का सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। इस समय से अपना राजस्थान का जो आज का जो भूभाग है ये इस समय से चला आ रहा है। लेकिन आज के राजस्थान को ऋग्वेद काल में क्या कहते थे? ब्रह्मवर्त कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? ब्रह्मवर्त कहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वर्तमान राजस्थान को ऋग्वेद काल में क्या कहते थे? ब्रह्मवर्त कहते थे। बहुत गजब की बात है। इसके बाद में नेक्स्ट बात, आपने नाम सुना होगा रामायण, जिसकी रचना किसने करी थी? वाल्मीकि ने। रामायण की रचना वाल्मीकि ने करी थी। रामायण की रचना जब वाल्मीकि ने करी थी, उन्होंने भी आज का जो अपना राजस्थान है इसके लिए एक शब्द यूज करा। उस शब्द का नाम है मरुकांतार। मरुकांतार। मरु का मतलब मरुस्थल, कांतार ये देखो, मरु का मतलब होता है दोस्तों मरुस्थल और कांतार का मतलब होता है जंगल, यानी कांतार जंगल का पर्यायवाची है। यानी कि वाल्मीकि ऐसा माना जाता है कि जब रामायण की रचना कर रहे थे उस दौरान अपने राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है इस पश्चिमी इलाके के आसपास आए हुए थे, तो उन्होंने एक ऐसा मरुस्थल देखा जहां पे जंगल फैला हुआ था। वाल्मीकि ने एक ऐसा मरुस्थल देखा, ऐसे रेत के टीले वगैरह देखे जहां पे जंगल फैला हुआ था। उन्होंने, उनके मुंह से निकला ये तो मरुकांतार है। क्या है? मरुकांतार। आई बात समझ में? तो देखो ऋग्वेद में उसको ब्रह्मवर्त कहते थे। वाल्मीकि ने जब रामायण की रचना करी थी तो आज के राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द का यूज करा। तो दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात दोस्तों, एक शब्द मिलता है राजस्थानीय द्वितीय। राजस्थानीय द्वितीय, राजस्थानीय द्वितीय, एक शब्द ये भी मिलता है, बहुत ही गजब का है, राजस्थानीय द्वितीय। ये शब्द कहां से मिला दोस्तों? एक स्थान है वसंतगढ़, और ये जो वसंतगढ़ स्थान है ये दोस्तों सिरोही में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? सिरोही में। इस वसंतगढ़ जो सिरोही में स्थान पड़ता है, यहां पर एक मंदिर है, उस माता का नाम है खिम्मल माता मंदिर। कौन सी माता? खिम्मल माता मंदिर। इस मंदिर की दीवार के पास में ये एक शिलालेख मिला है और इस शिलालेख पर साफ लिखा हुआ है राजस्थानीय द्वितीय। यानी कि खिम्मल माता का मंदिर जो वसंतगढ़ सिरोही में मिला है, इस मंदिर के पास में एक शिलालेख मिला है, उस शिलालेख में लिखा हुआ है राजस्थानीय द्वितीय। तो अपन एक राजस्थान शब्द का अनुमान यहाँ पे भी लगा सकते। ये जो शिलालेख मिला है ये दोस्तों 682 विक्रम संवत का है। 682 विक्रम संवत का है। दोस्तों मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता देता हूं, कोई नहीं बताएगा ऐसी चीजें। कभी आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि जो खिम्मल माता मंदिर के पास में से जो राजस्थानीय द्वितीय नाम का जो शिलालेख मिला है वो कौन से ईस्वी का है? हर कोई 682 विक्रम संवत बताता है। मान लो ये ईस्वी पूछ ले तो क्या होगा? हमेशा याद रखना, ईस्वी पूछे तो इसमें से 57 माइनस कर दो। 57 माइनस करते ही इसमें से आंसर आएगा 625 ईस्वी। कितना आ जाएगा दोस्तों? 625 ईस्वी। आई बात समझ में? अच्छे से याद रखना। याद कैसे करना? विक्रम संवत, देखो विक्रम संवत बड़ा नाम है, ईस्वी छोटा नाम है, तो बड़ा भैया आगे चलेगा, ईस्वी छोटा सा नाम है तो छोटा भैया पीछे चलेगा, विक्रम संवत आगे चलेगा, ईस्वी पीछे चलेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? विक्रम संवत बड़ा भैया है, बड़ा नाम है तो ये आगे चलेगा, ईस्वी छोटा नाम है, छोटा भैया ये पीछे चलेगा। अब आगे पीछे कितना चलेगा भाई साहब? +57। विक्रम संवत प्लस ईस्वी से 57 वर्ष आगे चलेगा। तो विक्रम संवत हमेशा आगे चलेगा, ईस्वी उसके पीछे चलेगा। ये बात आपको समझ में आई नहीं आई? और खास बात एक और बता देता हूं, जो ये राजस्थानीय द्वितीय जो खिम्मल माता मंदिर वसंतगढ़ सिरोही के पास में से मिला है, ये किस राजा के काल का है? ध्यान रखना, सिरोही में एक चावड़ा राजवंश चलता था। कौन सा राजवंश? चावड़ा राजवंश चलता था। और उस समय एक राजा था वर्मलात। कौन सा लात? वर्मलात। लात लात वर्मलात। इसके काल का
ये राजस्थानी द्वितीय जो शिलालेख है ये मिला है। और खास बात एक और बता देता हूं, इस शिलालेख में किस प्रथा का उल्लेख है? इस शिलालेख में दास प्रथा का भी उल्लेख है। तो दोस्तों मैं आपको इतनी सारी चीजें बताई है। क्या क्या बताई है? ऋग्वेद में आज के राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहते थे। वाल्मीकि ने जब रामायण की रचना करी तो मरुकांतर कहाँ है? राजस्थानीय द्वितीय शब्द खिमल माता मंदिर वसंतगढ़ सिरोही से मिला है। 682 विक्रम संवत का है, या इसको ईस्वी माने तो 625 ईस्वी का है। ये कौन से राजा के काल का है? चावड़ा राजवंश का शासक वर्मलाद के काल का है। इसमें किस प्रथा का उल्लेख है? दास प्रथा का उल्लेख है। या तक आपको कोई तकलीफ हो तो बताओ, मैं तब तक एक बार वीडियो देख लेता हूं, कहीं बंद तो नहीं हो गया। मैं ऐसा ही बोलता रहूंगा और वो खराब हो जाएगा। अच्छा, किस्मत अच्छी है, आज वीडियो बंद भी नहीं हुआ, बहुत अच्छे से चल रहा है। तो दोस्तों यहां तक आपको कोई तकलीफ है तो बोलो। कोई तकलीफ नहीं है? आगे दोस्तों मैं आपको कह रहा हूं ना, इतना शानदार कंटेंट मिलेगा, आपको मजा आएगा, खूब मजा आएगा। ये बस आपसे मैं सपोर्ट यही चाहूंगा कि आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप जितना ज़्यादा इनको प्यार देंगे, जितना ज़्यादा इनका मतलब आप जितना ज़्यादा फैलाओगे, मैं उतने ज़्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट डालने वाला हूँ। इतना शानदार कंटेंट डालूंगा, यूट्यूब पे तेल का मच जाएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार चीज़ें डालने वाला हूँ और हर एक चीज़ को आपके दिमाग में उतरूंगा। लिखना बस आपको है, हर एक चीज़ लिख दो भाई साहब। बहुत ही तगड़ी तगड़ी बातें बताऊंगा। एक ही बात कह देता हूँ कि आपको लड़खड़ाना भी आपको पड़ेगा, दौड़ना भी आपको पड़ेगा, रेंगना भी आपको पड़ेगा, सब कुछ आपको करना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको एक गाइड कर सकता हूँ, बाकी अपने आप को मोटिवेट आपको करना पड़ेगा, दौड़ना आपको पड़ेगा, सब कुछ आपको करना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ एक गाइड करने वाला हूँ। मैं आपका एक गाइडर हूँ, मार्गदर्शक कह सकते हो, आपका एक बड़ा भाई कह सकते हो या छोटा भाई कह सकते हो। बस पढ़ना आपको पड़ेगा। मैं आपको कंटेंट दूंगा इतना शानदार। आने वाला 2024 आपके स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, आपके हाथ में नौकरी रहेगी। आगे आगे दोस्तों एक शब्द मिलता है राजपुताना। भाई साहब बहुत ही तगड़ी बात है, आपने राजपुताना नाम से भी बहुत बार पढ़ा होगा। ये जो राजपुताना नाम किसने दिया था? याद रखना दोस्तों, जॉर्ज थॉमस ने दिया था। राजपुताना जो नाम है ये जॉर्ज थॉमस ने दिया था। तो जॉर्ज थॉमस था कहां का, यानी ये कहां का व्यक्ति था? आयरलैंड का था। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का था। ये भाई साहब 1800 ईस्वी में कलकत्ता आता। कहां आता दोस्तों? कलकत्ता। 1800 ईस्वी में कलकत्ता आता है अंग्रेज कमांडर बनकर। किसका? दौलतराव सिंधिया का। दौलतराव सिंधिया का। दौलतराव सिंधिया का 1800 ईस्वी में अपने दौलतराव सिंधिया का अंग्रेज कमांडर बनकर आता है, यानी दौला काका के अंग्रेज कमांडर बनकर आता। कौन आता है? जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस एक सैनिक के रूप में आता है। ये सिर्फ 5 सालों के लिए होता है। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए ये अपने दौलतराव सिंधिया का अंग्रेज कमांडर के रूप में नियुक्त होता है। यानी कि ये 1800 में आया, इसका मतलब ये 1805 में वापस जाएगा। आई बात समझ में? 5 साल के लिए आया था। तो भाई साहब क्या होता है 1805 में इस भाई साहब की जब वापस आयरलैंड जाने की बारी आई तो इस जॉर्ज थॉमस के साथ में एक सैनिक और था। वो इसका लंगोटिया यार था, बहुत ही खास दोस्त था। उस दोस्त का नाम था विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन। अब भाई साहब आपको पता है कि अब जब 1805 की बारी आई और जॉर्ज थॉमस विलियम फ्रैंकलिन को कहने लगा कि अपन कितने साथ में रहे भाई साहब, अच्छे अच्छे मज़े करे, 5 साल इंजॉय करे और आज अपन एक बढ़िया सी पार्टी करते हैं। तो जॉर्ज थॉमस और विलियम फ्रैंकलिन शाम के टाइम दबा के पार्टी शाल्टी करते हैं। अब जॉर्ज थॉमस को ज़्यादा चढ़ गई भाई साहब। तो जॉर्ज थॉमस ने जो कुछ भी भारत में देखा, जो कुछ भी अच्छा अच्छा लगा, जो भी राजस्थान के आसपास आकर उसने देखा, सब कुछ विलियम फ्रैंकलिन को बता दिया। भाई साहब अड़ो अड़ो मार थरी रोवे, और रो तो सब कुछ जॉर्ज थॉमस विलियम फ्रैंकलिन को बता दिया। विलियम फ्रैंकलिन क्यों भाई साहब हमारा दोस्त बात तो सही कह रही है, गजब की बात बता रही है। तो विलियम फ्रैंकलिन कहीं करियो एक पुस्तक लिखी। इसने कहा कि भाई साहब हमारा जो दोस्त है बात तो एकदम तगड़ी कह रही है। विलियम फ्रैंकलिन ने क्या करा 1805 ईस्वी में उसके जाने के बाद में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द मिलिट्री।
द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। भाई साहब द मिलिट्री, मिलिट्री यानी सेना, मेमोयर्स यानी यादें, सेना की यादें ऑफ किसकी, मिस्टर जॉर्ज थॉमस की। यानी कि विलियम फ्रैंकलिन ने कहा भाई साहब मारे जो दोस्त हो वो जो पार्टी मायने जो मन मन बात कही वो सब के सब विलियम फ्रैंकलिन ने इस पुस्तक में लिख दी कि सैनिक के रूप में जो जो उनकी यादें थी वो सब कुछ लिख दी। और इस पुस्तक में विलियम फ्रैंकलिन ने एक बहुत ही बढ़िया सी यूं अंडरलाइन करने एक बात लिखी कि जो राजपुताना शब्द रो प्रयोग जॉर्ज थॉमस करता है। तो भाई साहब एक तगड़ी बात है कि विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक में यह बात स्पष्ट लिखी हुई है कि जो राजपुताना शब्द का प्रयोग है वो कौन करता है, जॉर्ज थॉमस। अपने को लिखित साक्ष्य कहां से मिलता है कि विलियम फ्रैंकलिन अपनी पुस्तक में ये बात लिखी है, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में ये साफ साफ लिखा हुआ था कि राजपुताना शब्द का प्रयोग करने वाला सबसे पहला व्यक्ति जॉर्ज थॉमस है। आई बात समझ में। और खास बात एक और बता देता हूं, थोड़ा मैं इतना डीपली नहीं जाना चाहता हूं, इससे और आगे बात करें तो इस मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस पुस्तक का जो विमोचन है वो विलियम वेलेजली करता है। आई बात समझ में। वेलेजली आगे चलकर इस पुस्तक का प्रमोशन करता है या अपन कह सकते हैं विमोचन करता है। तो राजपुताना की बात समझ में आ गई। राजपुताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस करता है। कब करता है, 1805 में करता है। विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक में अपने को ये सारी बात मिलती है। आगे बात एक दो बातें और बता देता हूं, बहुत ही तगड़ी बात बताता हूं दोस्तों। एक दो चीजें और बताता हूं। ये शब्द राजस्थान, भाई साहब राजस्थान शब्द अपने को दो ग्रंथों में मिलता है। एक ग्रंथ का नाम है राजरूपक, जिसके लेखक हैं वीरभाण। भाई साहब वीरभाण भी जब रचना कर रहा था तो उसने भी राजरूपक में राजस्थान शब्द का प्रयोग करा। एक शब्द और बता देता हूं, मुहणोत नैणसी, मुहणोत नैणसी ख्यात। ये मुहणोत नैणसी ख्यात जो मुहणोत नैणसी ने लिखी थी वही मुहणोत नैणसी है दोस्तों, जो कहां पे था, जोधपुर का महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में रहता। ये जो मुहणोत नैणसी वही है जो जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के दरबार में रहता था। इस मुहणोत नैणसी ने अपनी ख्यात मुहणोत नैणसी ख्यात में और वीरबाण ने अपनी पुस्तक राजरूपक में भी राजस्थान शब्द का उल्लेख करा। लेकिन खास बात यह है कि सर राजस्थान शब्द का तो प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड करते हैं। बिल्कुल बात आपकी एकदम सही है दोस्तों, राजस्थान शब्द का प्रयोग तो कर्नल जेम्स टॉड करता ही करता है, लेकिन इन पुस्तकों में भी मिलता है राजस्थान शब्द। लेकिन खास बात तो यह है कि जो ये राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है ये किस क्षेत्र के लिए हुआ था ये कोई स्पष्ट बात नहीं है। ये किस लिए प्रयोग हुआ, किसने किस क्षेत्र के लिए प्रयोग हुआ ये बात आज तक अपने को पता नहीं चली। इसीलिए इन दोनों ग्रंथों का नाम अपन स्पष्ट नहीं कह सकते कि आज का जो अपना राजस्थान है इसके लिए यह शब्द प्रयोग हुआ था, इसीलिए यह बात अपन नकार सकते। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से दो ग्रंथ हैं जिनमें राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ, तो बहुत ही तगड़ी बात है। एक तो अपना वीरभाण की रचना राजरूपक में और मुहणोत नैणसी ख्यात में भी अपने को मिलता है। तो भाई साहब यहां तक आपको कोई डाउट है, कोई तकलीफ है तो बोलो। ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त कहते थे, वाल्मीकि ने जब रामायण की रचना करी तो मरुकांतार कहा था। राजस्थानीय द्वितीय शब्द का प्रयोग वसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है जो अपना खिमल माता मंदिर के पास में मिला है। 682 विक्रम का है, 682 विक्रम संवत का है, 625 ईस्वी का है। यहां तक कोई तकलीफ, चावड़ा शासक वर्मलात के काल का है, दास प्रथा का उसमें उल्लेख है। राजपुताना शब्द का प्रयोग आयरलैंड का निवासी जॉर्ज थॉमस करता है। 1800 ईस्वी में कलकत्ता आता है, दौलत राव सिंधिया का अंग्रेज कमांडर बनकर आता है। इसका खास दोस्त विलियम फ्रैंकलिन था जिसने द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नाम की पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में साफ लिखा हुआ है कि राजपुताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस करता है। आगे राजस्थान शब्द का प्रयोग दो पुस्तकों में मिलता है, वीरभाण की राजरूपक और मुहणोत नैणसी की मुहणोत नैणसी ख्यात। ये मुहणोत नैणसी वही है जो जसवंत सिंह के दरबार में रहता था, जिसे राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। भाई साहब यहां तक आपको कोई तकलीफ, कोई दुख दर्द हो तो बताइए, आप कॉपी में नोट डाउन जरूर करें। आया दोस्तों आपको मजा?
अब आगे देखते हैं। आगे भाई साहब, आगे आपका और मेरा फेवरेट मस्त मौला आदमी टोडियो। कौन है दोस्तों? टोडियो। टोडियो मतलब कर्नल जेम्स टॉड। आहा भाई साहब, कर्नल जेम्स टॉड। सबसे पहली बात मैं कर्नल जेम्स टॉड की करूं तो कर्नल जेम्स टॉड का जन्म 20 मार्च 1782 को हुआ था। कहां पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड का एक शहर है स्कॉटलैंड। इंग्लैंड के अंदर भी स्कॉटलैंड है और उस स्कॉटलैंड के अंदर भी इस्लिंगटन, इस्लिंगटन, इस इस्लिंगटन गांव में हुआ था 20 मार्च 1782। और भाई साहब, इसके पिताजी का नाम था जेम्स टॉड और माता का नाम गजब की है भाई साहब। नाक से जो गंगा प्रवाहित होती है उसको कहते हैं मारवाड़ी में हेडा। क्या कहते हैं भाई साहब? हेडा। नाक से जो गंगा प्रवाहित होती है उसको मारवाड़ी में कहते हैं हेडा। इसकी माता का नाम था हेडली। आई बात समझ में? छोरी इन वजह हेडली और छोरो रहे हो तो हेडलो के होता है कि नहीं? छोरो रहे हो तो हेडला, छोरी इन मतलब कह दियो हेडली। भाई साहब, इसकी पत्नी लिया जूलिया। क्या लिया भाई साहब? जूलिया क्लटरबर्ग। इसका पूरा नाम था जूलिया क्लटरबर्ग। वो तो इनो इतिहास है, इन पापा रा नाम, मम्मी रा नाम, लुगाई रा नाम, वो तो मैं आपने बताई दियो। अब तगड़ी बात तो मैं अब बताऊं। कर्नल जेम्स टॉड भी बेटो गजब को आदमी हो। की कर इन बेटा घरों की नहीं है। क्यों नहीं है? कर्नल तो भाई साहब इसकी उपाधि है। और जो ये कर्नल उपाधि है ना, ये 1813 में इसको कर्नल की उपाधि मिली थी। जब ये सैनिक के रूप में भर्ती हुआ था ना ईस्ट इंडिया कंपनी में। भर्ती तो 1798 में हो गया था। जब 1813 में इसने बहुत अच्छे काम करे थे, इसलिए अंग्रेजों ने कहा भाई साहब इसको एक कर्नल की उपाधि तो दे दो। तो कर्नल की उपाधि मिली थी 1813 में। जेम्स टॉड ये इसके पापा का नाम है भाई साहब। जेम्स इसके पापा का नाम था, टॉड इसकी जाति। तो भाई साहब इन्हें घरों तो की नहीं है। और भी देखो टॉडियो गजब रो आदमी हो। आगे मैं इसका उपनाम बताता हूं। इसको भाई साहब घोड़े वाले बाबा और दूसरा कहते हैं राजस्थान इतिहास का जनक या राजस्थान इतिहास का पितामह कहते हैं। राजस्थान इतिहास का पितामह तो क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने अपने पूरे राजस्थान का सुव्यवस्थित तरीके से राजस्थान का इतिहास लिखा था। इसीलिए जेम्स टॉड को राजस्थान इतिहास का जनक या राजस्थान इतिहास का पितामह कहते हैं। घोड़े वाले बाबा क्यों कहते हैं? भाई साहब एक जट्टे भी जाता नहीं, एकदम बढ़िया बूट सूट पहनने, एकदम शेरवानी कह जना भींद रजू की करे दूल्हा मात घोड़ी मात बैठन जाओ जीवर जो एक घोड़ो राखता आपर कने और उन घोड़ार मात बैठने जाओता यूं। मैंने एक बात बताई जो को कर्नल जेम्स टॉड का जो घोड़ो हो उनो प्रिय जो घोड़ो उन घोड़ा नाम का ही है। आप कमेंट में मन बताओला और आप सही बताओ गलत बताओ मन ठा पड़े। मैं अगला वीडियो यदि दूसरी क्लास आई कल शाम का यदि दूसरी क्लास आवेला के मैं दूसरी क्लास में बताऊंगा कि उन्हें घोड़ा नाम का मैंने याद दिलाई जो आप कमेंट में बताइए कि इनके प्रिय घोड़े का नाम क्या था। तो राजस्थान इतिहास का जनक और घोड़े वाले बाबा। यहां तक कोई तकलीफ कोई दुख दर्द नहीं? मैं थोड़ा सा वीडियो देख लेता हूं बंद हुआ या चालू है। कोई तकलीफ नहीं है भाई साहब, बढ़िया चल रहा है एकदम मस्त मौले की तरह था। अब आगे ये तो आपको पता चल गया भाई वो घोड़े पर बैठ कर जाते थे, इसीलिए घोड़े वाले बाबा। राजस्थान इतिहास का लिखा इसीलिए इतिहास का जनक कहते। क्योंकि अब घोड़े वाले बाबा भाई साहब गांव में जब भी कोई भी ऊँट मत बैठने जाओ तो अरे ऊँट आएगो घोड़ा मत, अरे घोड़ा आएगो गद्दो आएगो ए सब लोग करता रहे भाई है कि नहीं। तो टाबरी आया बापड़ा टाबरी कदी कर देता। और इन बापड़ा की एक खास बात बताऊँ, वो जटे भी किया नहीं लोग इन धमकायो ही घनी हो, इन्हें मार थारी इन्हें परेशान करियो तो भी बेटो यूं हटो रही हो कि मैं अंग्रेज हूँ तो तो यूं हटो रहे हो तो बेटो यूं डरतो क्यों ही नहीं हो। बहुत ही तगड़ी तरीके से इसने अपना राजस्थान का इतिहास लिखा था। आगे इस कर्नल जेम्स टॉड ने
इसके गुरु का नाम बता देता हूं, इसके गुरु का नाम भी पूछा था, यति ज्ञानचंद्र। यति ज्ञानचंद्र ये जैन मुनि थे, जैन मुनि। ये अपने कहां के थे? मांडलगढ़ के। और मांडलगढ़ कहां है? भीलवाड़ा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के जैन मुनि यति ज्ञानचंद्र थे। मैं हालांकि दोस्तों इनकी डिटेल्स में बात इसीलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि जब 1817-18 की जो मराठा ने जब अंग्रेजों पर अधिकार करा था, तो उस समय की जो अंग्रेजी संधियां हो रखी थी, अपने देसी राजाओं ने जो भी संधियां करी थी, मतलब कम से कम 10-15 मिनट की वो कहानी है। मैं यहाँ घुसेड़ना नहीं चाहता हूँ ताकि ये वीडियो कम से कम 1.5-2 घंटे का नहीं बन जाए, मेरे को वो भी डर है, तो मैं वो चीज़ घुसेड़ना नहीं चाहता हूँ। कुल मिला के 1817-18 की जो अपनी संधियां हो रही थी देसी राजाओं और अंग्रेजों के मध्य, उसको जांच करने के लिए ये अपना कर्नल जेम्स टॉड अपने पश्चिमी राजस्थान की ओर आता है। और यहाँ आने के बाद में वो राजा महाराजाओं के जो महल, उनसे बात करने का तरीका, उनके रहन सहन, उनके जो सैनिक, उन सबको देखकर कर्नल जेम्स टॉड बहुत खुश होता है, बहुत सोचता है कि भाई साहब ऐसे लोग तो हमारे वहाँ इंग्लैंड में नहीं है, वहाँ तो डपोड़ आदमी है, अटकीता बढ़िया आदमी है, एकदम फूटरा। तो आ बात वो करने लाग जावे। इन वजहों इस भाई साहब ने फिर राजस्थान के इतिहास में इसको इतनी रुचि हो गई कि इसने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम क्या, मैं लिख देता हूं, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये पुस्तक कब लिखी उसने? 1829 में। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसी पुस्तक का ये तो प्रथम प्रकाशन है दोस्तों। देखो कुछ लोग इसको बहुत गलत तरीके से पढ़ाते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंगे तक इसको गलत पढ़ाया है, मैंने बहुत जगह देखा है, बहुत ज़्यादा लोग इसको गलत पढ़ाते हैं। मैंने इसकी कर्नल जेम्स टॉड की जो ऑथेंटिक जो बायोग्राफी है, मतलब एकदम सही, वो मैंने पढ़ी थी। उसमें बता रखा था 1829 में इस पुस्तक का प्रथम प्रकाशन आता है। इसी पुस्तक का द्वितीय जो प्रकाशन है वो आता है 1832 में। और इसी पुस्तक का जो द्वितीय प्रकाशन है 1832 में, वो दूसरे नाम से आता है। क्या नाम है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये इसी पुस्तक का दूसरा प्रकाशन है दोस्तों, जो 1832 में प्रकाशित हुआ था। ये इस पुस्तक का दूसरा प्रकाशन है। हर लोग इसको गलत बताते हैं। आपको दिमाग में, आप मेरे से पढ़ रहे हैं, J2 ऑफिशियल से पढ़ रहे हो, ऑथेंटिक चीजें पढ़ना है, एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ना है। तो 1829 में द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक प्रकाशित हुई। इसी का दूसरा पार्ट, इसी का दूसरा भाग, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये 1832 में प्रकाशन होती है। यहां तक आपको कोई तकलीफ, कोई दुख दर्द, ये आराम से आप उतारो। आधा मिनट देता हूं, आराम से उतारो, फिर मैं मिटा देता हूं। कर दिया दोस्तों, कोई तकलीफ नहीं। अब मैं आपको बात बताता हूं। जो ये पुस्तक थी, इस पुस्तक में, यहां मैं मिटा देता हूं, जो दोस्तों ये जो पुस्तक थी, इस पुस्तक में अपने राजस्थान के लिए, इस पुस्तक में अपने राजस्थान के लिए 3 शब्दों का प्रयोग हुआ। एक शब्द था रायथान, दूसरा शब्द था रजवाड़ा, और तीसरा शब्द था राजस्थान, हमारा प्यारा राजस्थान। यही रहा राजस्थान, वो जिसका हम इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। जो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक है, उस पुस्तक में अपने आज के राजस्थान के लिए 3 शब्दों का यूज हुआ है। रायथान, रजवाड़ा, राजस्थान, इन तीनों शब्दों का प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड करता है। दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन ये बहुत बार आया है कि निम्न में से कौन सा कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान भूभाग के लिए शब्द का प्रयोग नहीं करा? ऑप्शन ए रायथान, ऑप्शन बी रजवाड़ा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी राजपुताना। बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्तों, राजपुताना जॉर्ज थॉमस ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। तो दोस्तों ये अपना पूरा कर्नल जेम्स टॉड हुआ। एक थोड़ी सी बात और बता देता हूं,
मतलब मैं इसके कर्नल जेम्स टॉड की बात करूँ तो 1.5-2 घंटा कर्नल जेम्स टॉड के बारे में मैं बात कर सकता हूँ। 1798 में ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन करते हैं, 2 साल बाद 1800 में अपने यहाँ आते हैं, और आने के बाद में इनकी जो संध्या हुई थी उसके बाद में संध्या होने के बाद में ये अपने पश्चिमी राजस्थान में आते हैं, और जो अपने राजस्थान में यति गुरु जो अपने जैन मुनि उनसे कैसे मिले, क्या उनकी मुलाकात हुई, वो चीज़ें भी मैं बता सकता हूँ। उसके बाद में आपको पता, जब 1835 में इसके बीच में मैं कुछ और बातें करूँ तो 1822 में जब ये वापस जब ये इंग्लैंड जा रहे थे तो इन्होंने चित्तौड़गढ़ से मानमोरी का शिलालेख लेके गए थे, तो ज़्यादा वजन होने की वजह से उस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था। 1822 में जो मानमोरी का शिलालेख लेके गए थे वो ज़्यादा वजन होने की वजह से वो समुद्र में फेंक देते, वो भी इनकी कहानी है। और 1835 में आते आते कर्नल जेम्स टॉड की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसके 4 साल बाद यानी 1839 में इसकी पत्नी, जो भाई साहब ये लिया करती थी जूलिया, इस जूलिया ने एक दूसरी पुस्तक का प्रकाशन करवाया था, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया 1839 में ये कर्नल जेम्स टॉड की दूसरी पुस्तक है। ये पुस्तक तो दोनों एक ही है, इसका भाग पहला ये है, भाग दूसरा ये है। ये 1829 में हुई, ये 1832 में होती है, ये 1839 में होती है। याद रखना दोस्तों, कर्नल जेम्स टॉड ने 2 पुस्तकें प्रकाशित करवाई, पहली पुस्तक वो, दूसरी पुस्तक वो ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। जब ये वापस इंग्लैंड की तरफ जा रहे थे ना, तो इन्होंने वेस्टर्न इंडिया की जो इन्होंने खबर देखी थी, जो इन्होंने सोचा था, जो इन्होंने देखा था, उन सब को ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया में लिखा था इसने। तो ये आपका पूरा का पूरा कर्नल जेम्स टॉड। और कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपोली, दिवेर के युद्ध को, मेवाड़ का मैराथन का। और एक खास बात बता देता हूं, कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान की जो सामंती प्रथा, राजस्थान की जो जागीरदारी प्रथा या राजस्थान की सामंतवादी प्रथा, जिसको अपन कहते हैं फ्यूडलिज्म, इस फ्यूडलिज्म प्रथा का भी उल्लेख करा था। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान की एकमात्र झील है, उस झील का नाम है रेवासा झील। कौन सी झील है दोस्तों? रेवासा झील, सीकर में। रेवासा झील का भी कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक में उल्लेख करा था। ये क्वेश्चन आने लायक है कि कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक में राजस्थान की एकमात्र किस झील का उल्लेख करा? रेवासा झील का उल्लेख करा था। इसके अलावा कर्नल जेम्स टॉड के बारे में दुनिया भर की बातें मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। ये अपना हो गया राजस्थान का नामकरण। अब मेरे को बताओ, इस राजस्थान के नामकरण में किसी को कोई तकलीफ, कोई दुख दर्द, कुछ भी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं शॉर्ट में समराइज कर रहा हूं, शॉर्ट में बात बता रहा हूं। देखो, ऋग्वेद में कहते थे ब्रह्मवर्त। रामायण की रचना किसने करी थी? वाल्मीकि ने करी थी। और इसमें क्या कहा रखा है? मरुकांतार। उसके बाद में राजस्थानिया, द्वितीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ? खिमल माता मंदिर। और खिमल माता मंदिर कहाँ है? वसंतगढ़ सिरोही में। इसकी डिटेल आप हर वीडियो में देख सकते हो। मैं लास्ट में मेन बातों का जिक्र करता हूं ताकि दिमाग में आपके वो बैठ जाए। उसके बाद में राजस्थान शब्द का प्रयोग 2 जगह मैंने आपको बताया था। एक राजरूपक में, राजरूपक किसकी है? वीर भाण की है। दूसरी मूणोत नैणश्री ख्यात में मिलता है। तीसरी बात बताई मैंने राजपुताना। ये जो राजपुताना शब्द का प्रयोग है, ये कौन करता है भाई साहब? ये जॉर्ज थॉमस करता है, जो आयरलैंड का निवासी था। इसका दोस्त विलियम फ्रैंकलिन। पुस्तक का नाम द मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, 1805। आई बस में ये बात है। फिर रायथान है या रजवाड़ा है या राजस्थान है, इन शब्द का प्रयोग अपना टॉडियो भाई साहब करे, घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टॉड। ये इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई। दोस्तों, आज की अपनी पहली क्लास, ये बताइएगा कि आपको कैसी लगी, कितना शानदार कंटेंट मिला, आपको समझ में आया या नहीं आया। मैं अपनी पूरी जान झोंक लूंगा दोस्तों। मेरे पास में चाहे सुख सुविधाओं की, मेरे पास में सुविधाओं का अभाव हो, चाहे डिजिटल बोर्ड हो या नहीं हो, आपको इतना बेहतर कंटेंट मिलेगा, इतनी शानदार क्लासें मिलेगी, आप जिंदगी भर याद रखेंगे। आप इन चीज़ों को डेली लिखते रहना, मज़ा आ जाएगा दोस्तों। मैं एक ही बात कहता हूँ
एक ही बात मैं हमेशा कहता हूँ कि आप उठ खड़े हो जाओ एक बार और चलना सीख लो, काम आपका हो जाएगा। एक बार आप पटरी पे आओ तो सही। आप सो क्यों रहे हो दोस्तों? उठ के आओ एक बार पटरी पे, ऑटोमेटिक आपके पैर चलने लग जाएंगे, ऑटोमेटिक आपकी सफलता आपको मिलेगी, कदम चूमेगी दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में आप मुझे बताओगे, और कर्नल जेम्स टॉड के घोड़े का नाम जो मैंने आपको पूछा था वो भी आप बताओगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा रहा, कैसी क्लास रही, आप सब चीज़ मुझे डिटेल से बताओगे, तो मैं आगे वाली क्लासें रेगुलर रखूँगा। और नेक्स्ट क्लास इसके अगला वाला जो टॉपिक रहेगा अपना, वो सब मैं रेगुलर वाइज आपकी क्लासेस डाल दूंगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट में आपकी वीडियो हमेशा मिलता रहेगा, और इतना शानदार जो कंटेंट है वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे, बाय।